जाएगा, लाइट आ जाएगा। देखो, तो फोर्स हम लोग पढ़ रहे थे, फोर्स और मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। आज का टॉपिक है लॉरेंस फोर्स। जो बच्चे अभी तक पिछला 2 लेक्चर, 3 लेक्चर हो गया कि 2 लेक्चर हो, 3 हो चुका ना, 3 लेक्चर अगर नहीं देखे हो तो जाके कुछ समझ में आगे नहीं आएगा। बस खाली हम बकते रहेंगे, मेरा मुंह चलता हुआ खाली सुन देखोगे और कान में अगर बगर चलता रहेगा। ठीक है, लगेगा कि अगरम बगरम बोल रहे हैं सर। देखो क्या क्या पढ़ाएं, एक बार रिपीट कर देते हैं। यही फार्मूला पढ़ाया गया था, एफ इक्वल टू, तो ले लो ना यहीं पर से, यहीं पर मैं कर देता हूँ। इधर देखो तो बच्चा, मिस्टर, फार्मूला पढ़े थे, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ए मिस्टर, मिस्टर मेहरुना ध्यान दो, वी क्रॉस बी। वी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। बी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। एफ है फोर्स जो चार्ज पार्टिकल में लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, ओके। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, जैसे क्यू चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, जैसे मेरे पास, ध्यान दो, ये है प्लस प्लेट, ठीक है, ये है माइनस प्लेट। प्लस माइनस का मतलब समझे ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ, प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना? अरे बोलो ना, इस रीजन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमेशा प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या हो? जल्दी दो जल्दी दो। मैंने इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझे? प्लस से माइनस। और इसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ध्यान सुना, इसी के अंदर यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड भी ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? ये लेता हूँ। क्रॉस का मतलब क्या होता है? अंदर की ओर ना, क्रॉस का मतलब अंदर की ओर। एंड मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड के लिए। किसके लिए? सारे बच्चे ध्यान देंगे कृपया करके, कृपया करके इधर ध्यान देंगे। बताओ, ये वो रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से अंदर फेंका जाए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल को, क्या बोल सकते हो, अंदर फेंका जाए, ठीक है, सुन रहे बच्चा? तो 3 सिचुएशन हो सकती है। या तो चार्ज पार्टिकल बिना डेविएशन के बाहर निकल सकती है, ठीक है, बिना डेविएशन के बाहर निकल सकती है। सर कहोगे सर कैसे? देखो, चूंकि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ रहता तो मैग्नेटिक फोर्स लगता और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंज कर देता है। बट इत्तेफाक से केवल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो फोर्स लगाएगा। तो हो सकता है कि दोनों का फोर्स सेम डायरेक्शन में हो जाएगा तो जुड़ जाएगा, दोनों के फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो सेम डायरेक्शन तो होना ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। कि तुम जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हमेशा अलॉन्ग द चार्ज पार्टिकल के मोशन के अलॉन्ग होता है, और जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो हमेशा चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो ये तो श्योर है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो तुम देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है। जो देख रहे हो ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्या बताओ क्या ये, जो गोइंग इनसाइड है, ठीक है। अब ये तुम बताओ, यहाँ पर दोनों तरह का फोर्स है, अगर दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लग रहा हो और इक्वल मैग्नीट्यूड का लग रहा हो तो चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। और जैसे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो पार्टिकल जितने वेलोसिटी जा रहा था सीधे निकल जाएगा, बिना डेविएशन के, विदाउट एनी डेविएशन के, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी। और ये मेरे हाथ में मार्कर है, हम इधर से खींच रहे हैं, इधर से खींच रहे हैं, 10 न्यूटन 10 न्यूटन खींच रहे हैं, जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो ये चार्ज पार्टिकल को आपने कुछ वेलोसिटी दे दिया, और वेलोसिटी देने पर, समझा रहा है, अगर आपने कुछ वेलोसिटी दिया और या इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, आगे लाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और, बोलो, बोल नहीं सकती हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो हो सकता है एक सिचुएशन ये हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल बिना डेविएशन के, बोलो, इस रीजन को क्रॉस कर जाए। मिस्टर देख रहे हो? दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि चार्ज पार्टिकल यहाँ से थोड़ा सा क्या हो जाए, डेविएट कर जाए। क्या कर जाए? डेविएट कर जाए। ये हो सकती है कि चार्ज पार्टिकल इधर डेविएट कर जाए। 3 हालात पैदा हो सकते हैं। कितने हालात? 3 हालात पैदा हो सकते हैं, ठीक है।
पहला हालात ये कि चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगे तो वो बिना डेविएशन के बाहर निकल जाए, विदाउट एनी डेविएशन। ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के बराबर हो जाए। महरू सुन रही हो? महरू, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का फील्ड का फोर्स क्या हो जाए? बराबर हो जाए, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर ना हो, तो दोनों केस दिखते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स के फोर्स से ज़्यादा हो तो ऊपर चला जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जो है वो कम हो मैग्नेटिक फोर्स से, ओके, तो नीचे आ जाएगा। डेविएशन तो होगा बट इक्वल नहीं होगा, इसमें तो गारंटी है। अभी मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं वो देखते हैं, अभी डोंट वरी। तो बताओ, मैं ये चाहता हूँ कि बिना डेविएशन के निकल जाए, इसको छोड़ो, इसको बाद में करते हैं, इसको आगे करते हैं। बिना डेविएशन के निकल जाए तो यहाँ पर क्या होगा? इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी, और बताइए कौन चार्ज पार्टिकल, प्लस है कि माइनस है? बोलो, बोलो ना, माइनस कहाँ दिखाई दे रहा है? चार्ज पार्टिकल प्लस है ना। अब तुम बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स प्लस चार्ज पे लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। जैसे तुमको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है, अब चार्ज पार्टिकल तुम रखोगे तो फोर्स उसी डायरेक्शन में लग जाता है, Q इंटू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाया मैंने, ऊपर से नीचे, इस डायग्राम के हिसाब से ऊपर से नीचे, तो फोर्स भी लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पे नीचे। कौन फोर्स? इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, तो इस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो नीचे क्यों लगेगा? तो इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो नीचे क्यों लगेगा? मैं यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। ओके मिस्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना लगेगा बताओ तो? नीचे की ओर। दिस इज FE, जिसको आंसर होगा QE। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स नीचे की ओर लग रहा है चार्ज पार्टिकल पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड भी तो है यहाँ पे यार, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका कैसे फोर्स लगाएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड बताओ, अंदर की ओर है कि बाहर की ओर है? फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड। वीडियो देख के आए हो, पर लेक्चर देख लियो, तो मैग्नेटिक फील्ड में चारों उंगली को घुसा देंगे। क्या करेंगे? हाँ, घुसाया, और अंगूठा डालोगे वेलोसिटी डायरेक्शन में, वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल उधर ना जा रहा है, तो ऐसे लोगे। आइए ऊपर खुला हुआ हाथ ऊपर खुला, फोर्स ऊपर लगेगा, दैट मीन्स फोर्स ऊपर लगेगा। आर यू बुझिंग नॉट? ओके, दिस इज FV। अगर दोनों बराबर हो गया, तो तुम बताओ माहिरो, बिना डेविएशन के निकल जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि मैग्नेटिक फोर्स बड़ा हो गया, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नीट्यूड में बड़ा हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स से, तो ऊपर की ओर डेविएट कर जाएगा। अगर मैग्नेटिक फोर्स, बोलने में समझ लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स अगर बड़ा हो जाए इलेक्ट्रिक फोर्स से तो ऊपर की ओर डेविएट कर जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला फोर्स है ना, समझो। अगर मैग्नेटिक फोर्स छोटा हो जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा हो जाए, तो नीचे की ओर डेविएट कर जाएगा। अब बराबर हो जाए बिना डेविएशन के निकल जाएगा। तो ये वो रीजन है बन कि चार्ज पार्टिकल ऐसे डेविएट करेगा तब जब मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा हो, इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नीट्यूड में कम हो, और ये तब ऐसे डेविएट करेगा जब इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा हो और मैग्नेटिक फोर्स कम हो, ठीक है। और बिना डेविएशन के जब निकलेगा तब जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो। हम लोग इसको पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फोर्स मान लेते हैं, तो ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स। क्या हो गया गाइज बेल? मैं बोल रहा हूँ विदाउट डेविएशन की बात कर रहा हूँ, ओके। अगर दोनों चीजें, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी भी 0 नहीं है, ओके। तब हम लोग बात करना चाह रहे हैं कि बताओ मैग्नेटिक फोर्स बताओ कितना हो जाएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो केस लिया है वो लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। क्या बताओ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, यही बोलो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो इसको बोलते हैं क्रॉस फील्ड। एक टर्म इस्तेमाल होता है क्रॉस फील्ड। कौन टर्म इस्तेमाल होता है? क्रॉस फील्ड। जब भी क्रॉस फील्ड लिखा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। जब भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो बोलते हैं क्रॉस फील्ड, ठीक है। तो एक टर्म आएगा कभी लिखा हुआ मिले क्रॉस फील्ड, समझ लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक टर्म इस्तेमाल किया था ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है? ए हेलो, ट्रांसफर बात नहीं कर बेटा, ट्रांसवर्स फील्ड बोले थे। ट्रांसवर्स फील्ड तब बोलते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, बट अभी हम बोल रहे हैं क्रॉस फील्ड। कौन? क्रॉस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं और दोनों एक दूसरे के क्या है? तो इसको बोलते हैं क्रॉस फील्ड्स। क्या बोलते हैं? क्यों क्रॉस करा ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है अंदर की ओर, ठीक है। अब चलो ध्यान सुनो, मैं चाहता हूं कि नेट फोर्स 0 हो।
क्या हो, मैंने चार्ज पार्टिकल, सुनो, चार्ज पार्टिकल बिना डेविएशन के निकल जाए, बिना डेविएशन के, ठीक है, पास्ट, चार्ज पार्टिकल पास्ट विदाउट डेविएशन, विदाउट एनी डेविएशन, बिना डेविएशन के बाहर निकल जाए। ओके, कब निकलेगा ये, कब निकलेगा, जब सर उस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या हो, बराबर हो। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो तो बच्चा, इलेक्ट्रिक फोर्स ये तभी होगा, मिस्टर बात नहीं करो, बराबर हो। एंड मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मिस्टर तुम लोग बोलना नहीं रुक रहा, आकर के हम तुम लोग सिस्टम बना देंगे। देखो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बोलो, क्यू भी क्रॉस बी, कुछ दिक्कत। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू, कुछ दिक्कत, बोल क्यों नहीं रही हो, क्यू से क्यू, बोल क्यों नहीं रही हो। एक काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, मज़ा नहीं आएगा, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे लिखते हैं, नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स तो अच्छा लगेगा, नेट फोर्स जीरो। और नेट फोर्स जीरो मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स का वेक्टर सम कितना हो जाएगा, वेक्टर सम निकाल दो, जीरो, ऐसा अच्छा लगेगा। चलो ये जीरो वेक्टर है बाबू, जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर है। चलो आ जाओ, मतलब इलेक्ट्रिक, इसका फॉर्मूला बोलो, क्यू बी क्रॉस, बोलने में समझ लग रहा है, क्यू इंटू ई बराबर, इस क्यू इंटू ई को, इसको उठा कर ले आओ कहीं भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस क्यू वी क्रॉस बी, क्यू से क्यू, जो बता रहा हूँ वो समझो। मिस्टर अगेन तुम लोग रबिश कर रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना आया होता था, माइनस भी क्रॉस, माइनस जब भी क्रॉस प्रोडक्ट में होता है तो तुम लोग बचपन में पढ़े हो गया कि पलट जाता है, बी क्रॉस भी लिख सकते हैं ऐसे करके, बोलो जल्दी बोलो, लिख सकते हैं ऐसे, जल्दी बोलो, लिख सकते हैं, बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी, जल्दी लिख सकते हैं, अरे बोल क्यों नहीं हो तुम लोग, लिख सकते बी क्रॉस बी, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू बी क्रॉस बी होगा, समझ जाना कि इस टाइम पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है, नेट फोर्स जीरो लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के फोर्स को बैलेंस कर रहा है, तब ये कंडीशन होगा। ये इसका क्या मतलब जानते हो, तुम जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बी क्रॉस बी के बराबर है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है, तो ये गारंटी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना ही चाहिए, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को वेलोसिटी वेक्टर के भी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है या नहीं, उसको मतलब जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है, गारंटी है कि उस केस में विदाउट डेविएशन के चार्ज पार्टिकल निकल जाएगा और नेट फोर्स जीरो होगा, खत्म। यही बताना चाहता हूं मैं। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है नहीं है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। और यहाँ से तो मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हो तो वी साइन थीटा 90 डिग्री लिख सकते हो। यहाँ पर थीटा क्या है, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। इत्तेफाक से इस वाला केस में हमने तीनों को परपेंडिकुलर लिया है, तीनों का लिया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री ही बने, कोई जरूरी, दो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, वेलोसिटी इधर था, 90 है, इत्तेफाक से यहाँ पर है। ये वो केस है, ये वो केस है, ये वो केस है। ओ माय गॉड, देखिए मायरो, अगर मैं यहाँ बोल दूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, दो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो होना ही नहीं है, ओके, बट मैं यहाँ पर वो केस ले रहा हूँ कि तीनों परपेंडिकुलर, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसको, म्यूचुअली, पारस्परिक लंब है, पारस्परिक लंब है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस केस में तुमको क्या करोगे, फॉर्मूला हो जाएगा ई इक्वल टू वी बी, मैग्नीट्यूड लिखो वी बी साइन थीटा, थीटा की जगह 90, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू, बोलो वी बी, यहाँ से बी को अकेला करो, वी को अकेला, वी को अकेला करो, ई बाय बी, ई बाय बी, हाँ, ई इक्वल टू वी इक्वल टू ई बाय बी। ए मिस्टर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिना डेविएशन के निकलने के लिए कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और इलेक्ट्रिक वेलोसिटी के बीच में एंगल कुछ भी हो चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, 90 हो 90 ना हो कोई दिक्कत नहीं है। अरे समझा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन अगर 90 दिया हो तब तो उसमें भी तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो, और ये उसमें एक और मैग्नीट्यूड मैंने निकाल दिया, वी इक्वल टू ई बाय बी, ई बाय बी, इस केस में लगा दिया, स्पेशल केस हो गया, ठीक है। अरे समझिए, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ,
अगर मैं तुमसे पूछूं कि कोई चार्ज पार्टिकल है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में फेंका गया, मैंने वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक, तो मैं बोलूंगा नेट फोर्स निकाल, तो क्या करोगे सर? नेट फोर्स निकालने के लिए मैग्नेटिक फोर्स का भी निकालोगे, इलेक्ट्रिक फोर्स का, दोनों का वेक्टर सम निकाल दोगे। इस पूरे नेट फोर्स को बोलते हैं, इस नेट फोर्स को बोलते हैं जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में फेंका जाए एक साथ, माने जिस फील्ड में वो, जिस रीजन में वो मोशन कर रहा है या मूव कर रहा है, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, तो उसमें नेट फोर्स जो निकालोगे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स निकालोगे, मैग्नेटिक फोर्स निकालोगे, दोनों का सम वेक्टर सम कर दोगे, उसको बोलते हैं, उस नेट फोर्स को बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? लॉरेंट्ज फोर्स, ये नाम है उसका, देख लो, लॉरेंट्ज फोर्स जो मैंने पढ़ाया था। अच्छा यही क्या है बताओ, लॉरेंट्ज फोर्स का टर्म कब इस्तेमाल करोगे? अरे लॉरेंट्ज फोर्स का वर्ड कब इस्तेमाल होगा? जब भी आपको बताया जाए, सुनो बच्चा, जब भी चार्ज पार्टिकल मौजूद है या मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड, उसको बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का वेक्टर सम कर देते हैं, वो नेट फोर्स मिल जाता है, उसको बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। हाँ, अगर आप चाहते हो कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड है, विदाउट डेविएशन के वो चार्ज पार्टिकल उस रीजन को आर पर कर जाए, तो वहां पे लॉरेंट्ज फोर्स का वैल्यू जीरो होना चाहिए, यानी कि नेट फोर्स का वैल्यू जीरो होना चाहिए। तभी पॉसिबल है जब वेक्टर ई इक्वल टू भी क्रॉस भी के बराबर हो, बी क्रॉस भी के बराबर हो, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड को वेलोसिटी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। बट मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो कोई जरूरी नहीं है। ओके, परपेंडिकुलर होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं भी होगा तभी कोई प्रॉब्लम नहीं, नेट फोर्स जीरो होता तभी हो सकता है। भेजा में गया कि नहीं गया? जो मैं बताना चाह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, मैं लिखा हुआ, द नेट फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। मैंने जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में भी फेंका जाए, मैग्नेटिक फील्ड में भी फेंका जाए, ओके, मैंने वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स भी लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जो होगा वो स्पीड को चेंज करेगा और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जो होगा वो डायरेक्शन को चेंज करेगा। ओके, तो नेट फोर्स जो भी आएगा उस नेट फोर्स को बोलोगे लॉरेंट्ज फोर्स। एग्जाम में सीधे पूछा हुआ है, ठीक है, तो मैं लिख दिया लॉरेंट्ज फोर्स इक्वल टू, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, Q इंटू ई, Q इंटू भी क्रॉस बी, ठीक है। और इस एग्जाम में ये तक तुमको लिखना है, व्हाट इज लॉरेंट्ज फोर्स, तो बोलोगे द नेट फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। बस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद है और उसमें नेट फोर्स लिखना है, तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का दोनों का वेक्टर सब करेंगे, उसको बोलेंगे लॉरेंट्ज फोर्स। अब तुम एग्जाम्पल के तहत देखो, इस एग्जाम्पल में ध्यान दो अच्छा, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, बताओ किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में है कि वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड में? इसको बोलोगे एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड, इसको बोलोगे वाई एक्स का पॉजिटिव साइड। तो अभी जो फोर्स वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो आई कैप डायरेक्शन में, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड कितना, मैग्नेटिक फील्ड बताओ, मैग्नेटिक फील्ड प्लस वाई कैप प्लस जे कैप नहीं, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो बी का जो डायरेक्शन है प्लस जे कैप है, वी का जो डायरेक्शन है वो प्लस है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्लस आई कैप, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पे, देखो ध्यान दो, इस वाले एग्जाम्पल में लॉरेंट्ज फोर्स निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पे और मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी फोर्स लगेगा। किधर फोर्स लगेगा? फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो उधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? राइट, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, राइट, तो Q इंटू ई आई कैप। और मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स ऊपर है, उंगली को मैग्नेटिक फील्ड पे डालेंगे, अंगूठा डालेंगे, वेलोसिटी डायरेक्शन बताओ, गया अंगूठा, वेलोसिटी किधर है? अंगूठा किधर? ऐसे कैसे हो गया, अंगूठा गया बाहर की ओर, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा चार्ज ऐसे हो लगेगा। तो कैसे भाग गया? तो कैसे भाग गया? तो कैसे भाग गया? चार्ज पार्टिकल जा रहा है ऐसे, ओके, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इधर, इधर लगेगा फोर्स, इधर लगेगा, तो वो डायरेक्शन चेंज करेगा, ये स्पीड को चेंज करेगा। ओके, तो ये ऐसे भाग जाएगा, ऐसे जा रहा है, ऐसे, हाँ ऐसे जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन चेंज होगा, स्पीड भी चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो भैया Q E आई कैप क्यों लग दिया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगा, तो Q E आई कैप ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हो गया। Q भी साइन 90, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है? 90 है, तो 90 रख दिया। और K कैप क्यों लग गया? फोर्स कितना लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स का प्लस K कैप ना, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? तुम आई कैप बोल रही हो, Q आगे बाहर, हाँ, Q V क्रॉस B साइन थीटा, K कैप कहाँ से आ गया? ये मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है? लेता ना बाहर की ओर ना, तो बाहर की ओर क्या लगा था? प्लस K कैप लिख दिया, तो ये आई कैप हुआ, K कैप हुआ, Q भी ये हो गया तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में। और मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हो तो इसका मैग्नीट्यूड इसका मैंने स्क्वायर करके जोड़ दो, हो गया। क्लियर हो गया? अरे समझे, Q स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, स्क्वायर से रूट हट गया, U स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मैग्नीट्यूड हो गया। ये तुम्हारा एग्जाम्पल मैंने तुमको दे दिया, क्या दे दिया बोलो? इस डायग्राम का एग्जाम्पल दे दिया, समझे। एग्जाम में तुमको सिर्फ लॉरेंट्ज फोर्स बोलेगा तो क्या बोलो, कहाँ से लिखोगे? ये पूरा यहाँ तक खत्म, और कुछ नहीं। व्हाट इज लॉरेंट्ज फोर्स? द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक।
इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। समझ आ गया? आज जो मैंने तुमको समझाया क्रॉस फील्ड वाला बात समझा ना? ए मिस्टर, वही बात। अभी मैं लिखने नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने वहाँ डायग्राम बना दिया है। ओके, वही डायग्राम बनाया ना? चलो कब कब बनाया बताओ, जल्दी बताओ। क्रॉस फील्ड किसको बोलते हैं? जब भी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो। ओके, ये वाला केस मैंने अभी जो एग्जांपल किया इसमें लिया है वो स्पेशल केस है, ठीक है? अगर सुनो गौर से, मैं ये बात समझा दिया है। ये जो अभी जो तुम पढ़ के आए हो कि B इक्वल टू A/B है, B इक्वल टू E/B, बोलो ना डे, B इक्वल टू E/B। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तब आएगा जब तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों। और E इक्वल टू B क्रॉस B तब होगा जब नेट फोर्स जीरो यहाँ भी है, नेट फोर्स जीरो यहाँ भी है, बट यहाँ पर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी। ओके, माने ये केस हर जगह लागू, जनरल केस है, ये जनरल केस है, बट ये केस केवल एक ही केस में जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जैसा कि मैंने इस वाला एग्जांपल लिया। और इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके तुम लोग पढ़े होगे क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर, जहाँ पे पढ़ते तुमको याद होगा जे थॉमसन का मॉडल पढ़ते हैं। जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास रेशियो निकाला था, याद है? इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास रेशियो इसी फंडा का इस्तेमाल करके उन्होंने निकाला था। ओके, इसको बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। उस वेलोसिटी को सेलेक्ट किया गया जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। तो यहाँ पर E/B है। और कई बार एग्जाम में ये फॉर्मूला पूछा हुआ है कि V इक्वल टू E/B होता है। एग्जाम में कैसे से पूछा हुआ सवाल देखो, रे बाबा सुनो, V इक्वल टू E/B, V इक्वल टू V क्या है, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, V क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। इसको याद करने का तरीका है कि जब भी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से डिवाइड करोगे तो तुमको वेलोसिटी मिल जाएगा। एग्जाम में कैसे पूछा हुआ जानते हो, ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछा हुआ है कि द यूनिट ऑफ E/B, ऐसे पूछा हुआ, द यूनिट ऑफ E/B इज इक्वल टू, ऑप्शन में था मीटर सेकेंड, ऑप्शन बी था मीटर पर सेकेंड, ठीक है? और समझे, C सेकेंड पर मीटर, ऑप्शन डी। ओके, रे बाबा बात कर रहे, सेकेंड मीटर, बताओ आंसर क्या होगा, चलो बताओ, सेकेंड मीटर या नंबर दो, नंबर बोलो आंसर क्या होगा। मीटर पर सेकेंड कहाँ से आ गया, क्योंकि E/B जो है वो वेलोसिटी के बराबर है। कुछ समझ रहा है? क्वेश्चन समझ में आया कि ना आया? गंदा राइटिंग में लिखा है, फिर से बोलता हूँ, बोलेगा कि चलिए इसका जवाब दो, B/E का यूनिट बताओ, यूनिट। ओके बताओ, इसका B/E का यूनिट बताओ। चलो ऑप्शन देता हूँ, बताओ तो बोआ, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड पर मीटर, डी। आंसर बताओ, अरे इतना अभी बताया ना, रिलेशन यूनिट बताना B/E का। आपको बच्चा क्या करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट लिखने जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट लिखने जाएगा, मैग्नेटिक का या डायमेंशन लिखेगा, जाके तुम तब भोर हो जाओगे। अभी क्या रिश्ता पड़े, रिश्ता का पड़े, इसलिए बोल रहा हूँ। वेलोसिटी वर्ड का पड़े E/B, यही गलती करोगे, यही बता रहे हैं हम तुमको, यही गलती करोगे। E/B पढ़े हैं, V इक्वल टू का होता है E/B, और हम पूछ दे तुमको B/E। तो अगर मैं E/B पूछता तो वेलोसिटी के बराबर होता, मीटर पर सेकेंड। हमने पूछ दिया B/E, तो मीटर पर सेकंड का उल्टा कर दो तो सेकंड पर मीटर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सवाल पूछा हुआ है, जानबूझ कर फंसाया ना, इसलिए मैंने। तो रिश्ता अगर याद है तो तुम सवाल बना सकते हो, रिश्ता याद होना चाहिए। तो इसलिए बोल रहे ये V इक्वल टू E/B, V इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से डिवाइड करो तो वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है? अब याद करने का तरीका, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ो तो हो गया। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े तो ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड रख दो, नीचे मैग्नेटिक। याद करने का तरीका ये है, मेरा एक तरीका, हम कभी भूलते नहीं है। ओके, समझ में आया? V इक्वल टू E/B, V इक्वल टू E/B, समझ आया? इसका डायमेंशन पूछ देगा, क्या पूछ देगा? तो डायमेंशन बता सकते हो। ओके हाँ बिल्कुल, ये उल्टा है, ये कहाँ हो गया, मीटर पर सेकेंड है ना, कहाँ गया, टाइम हो गया, टाइम L-1, ठीक है? ऐसा समझ बात को, तो बात समझ में आ गया? इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके मिस्टर जे थॉमसन साहब ने, किसने बताओ? हाँ, जे थॉमसन साहब ने। ओके, इसको वेलोसिटी सेलेक्टर बोलते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर। ओके मिस्टर, इस वेलोसिटी सेलेक्टर, बदतमीजी कर रही हो, अरे बदतमीजी कर रही हो, इसको बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। उस वेलोसिटी सेलेक्ट कर लिया, इस कंसेप्ट को बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। सुनो रे लड़की, वेलोसिटी
सेलेक्टर एक डिवाइस है जिसमें इस तरह के वेलोसिटी को सेलेक्ट करके जेजेथॉन साहब ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज मास का रेशियो वैल्यू निकाला, ठीक है। कैसे निकाला? तो तुमको जानते हो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? mv/qb, mv/ पढ़े हो? अब v का वैल्यू, v वेलोसिटी है, v का वैल्यू यहाँ से e/b रख दो और आंसर निकाल दो, ठीक है। बस समझा? उससे क्या होगा, तुमको चार्ज मास रेशियो यहाँ से बोलो निकल जाएगा। समझे बात को? अरे समझे, अरे समझे, चूंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी में एंगल 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री के इसमें हम लोग का पढ़ के रेडियस का क्या निकालते हैं? mv/qb, बोलो। अब v का वैल्यू तुमको ऑलरेडी पता है, क्या v का वैल्यू था? e/b, ओके। q/m ना चाहिए अपन को, तो q/m इधर लिख दो, q/m r इधर आ जाएगा, तो v की जगह लिख दो e/b, ठीक है। ये इधर आ गया r इंटू b, तो हो जाएगा तुमको e/r/b²। इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता ही था, मैग्नेटिक फील्ड भी पता ही था, रेडियस भी पता था, आराम से q/m का वैल्यू निकल गया। कौन निकाला? जे थॉमसन साहब ने इस वेलोसिटी को सेलेक्ट करके निकाला, ठीक है। इसको बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, वेलोसिटी सेलेक्टर में याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। चलो आ जाओ बाबा। तो लॉरेंज फोर्स क्लियर हो गया? मैं इसको हटा रहा हूँ, मुझे इसको कोई ज़रूरत नहीं है ऑलरेडी। कुछ नहीं भाई, वैल्यू लिखा हुआ जे थॉमसन साहब, वो भी लिख दे, हम वो भी लिख दे। मुँह से बोलवे किया अभी? बताओ, मुँह से ना बोले अभी हम। मैंने इस वेलोसिटी को सेलेक्ट करके उन्होंने निकाला, ठीक है। यूज़ किया गया था जे थॉमसन साहब के द्वारा। क्लियर हो गया मिस्टर? ए मिस मैरूनी, अभी इस टॉपिक का लास्ट, माने कि ये जो फोर्स वाला टॉपिक है उसका लास्ट टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। अब तमीज़ से बात को सुनो। साइक्लोट्रॉन का अगर तुम महिमा मंडन समझना चाहते हो तो समझो बात को। क्या है? तुम बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड को चेंज करता है और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को चेंज करता है। ये बातें पता होनी चाहिए बस, ठीक है। अगर तुमने मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल 90 रखा तो सर्किल तुम जानते हो, चार्ज पार्टिकल सर्किल में घूमता है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब मेरी बात ध्यान दो। एक तरह का सेटअप है। अब साइक्लोट्रॉन लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आता है, ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम में बोलेगा साइक्लोट्रॉन क्या है, इसका प्रिंसिपल, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग लिखने के लिए। अब कई साल से पूछ नहीं रहा है, कई साल से नहीं पूछ रहा है, मैंने सीबीएसई से तो हटा ही दिया है। बाकी कई साल से ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी नहीं आ रहा है। आज से 7-8 साल पहले बहुत पूछा जाता था बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और अभी नहीं पूछा है तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पूछेगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। बहुत माने उस टाइम का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बट सिलेबस से तो हटाया नहीं है, तुम्हारे सिलेबस से तो हटाया नहीं, पढ़ना है तो पढ़ना है। देखो तुमको याद क्या करना है, सुनो बताओ। याद है तुम लोग एक और डिवाइस पढ़े इससे पहले, पहला चैप्टर में याद है, इस सेकंड चैप्टर में 1D ग्राफ जनरेटर, वो भी हटाया हुआ सीबीएसई से, नहीं सिलेबस से, बट तुम लोग के सिलेबस में है, ठीक है। तो उसको चार्ज पार्टिकल एक्सेलेरेटर कहते हैं। माने अगर पार्टिकल को बहुत हाई स्पीड से फेंकना चाहते हो, ओके, तो उसको अगर 1D ग्राफ जनरेटर, तो वो भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलेरेटर था। और साइक्लोट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलेरेटर है। सुन रहे हो? हाँ, जिसमें बाल खड़ा हो गया था, यस। तो उससे हाई वोल्टेज क्रिएट किया जाता था, याद है ना। और वो हाई वोल्टेज में अगर तुम कोई चार्ज पार्टिकल रख लोगे तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में वो बहुत हाई स्पीड से जाएगा और किसी भी टारगेट को तोड़ सकता है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स में उसका कंसेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो वो भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलेरेटर है और साइक्लोट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलेरेटर है। चार्ज पार्टिकल एक्सेलेरेटर का मतलब हुआ, इससे पार्टिकल को एक्सेलेरेट कराया जाता है, चार्ज पार्टिकल को, न्यूट्रल पार्टिकल को नहीं। अब ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट है साइक्लोट्रॉन, ओके। सुनो, पहले कहानी को समझो। ये ऐसा फील्ड है बाबू, सुनो, डी के जैसा एक शेप देख रहे हो, इसको बोलते हैं डीज। एक डी ये है, एक डी, ओके। ये मेटल का डीज होता है, मेटल का डीज होता है ऐसा करके, ओके, डीज होता है मोटा, ठीक है। मेटल, इसको बोलते हैं मेटल डीज। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, डीज। 2 ठो डी टाइप का, डी शेप का होता है ऐसा, समझा बात को? बात नहीं करो। मेटल का डीज है, चुंबक होता है, चुंबक ऐसे करके, एक नाल चुंबक ऐसे करके घिरा होता है, ऐसे करके नाल चुंबक ऐसे करके, ठीक है। इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे करके, बीच में ये डीज है, मेटल का डीज है। मेटल का प्लेट ऐसे रखा हुआ है, मतलब ऐसे रखा हुआ है मेटल का प्लेट, इसकी चार्ज ऐसे करके नाल चुंबक आया हुआ है। इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड से आर पार हो रहा है, ठीक है। तो क्रॉस जो दिखाया गया, क्रॉस देख रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड आर पार हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जानते हो चुंबक में नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाता है, भैया। तो ये तुम समझो हवा में यहाँ पे ऐसे ये तुम्हारा डी है, ऐसे डी ऐसे रखा हुआ है, और डी के ऐसे नाल चुंबक ऐसे गया हुआ है। इसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड आर पार हो रहा है, ठीक है। अरे समझे बात को?
तो ये एक मेटल, 2 कॉपर का डीज है, मेटल कॉपर का डीज है, और ये डी शेप का इसलिए इसका नाम रखा गया डीज। डी के जैसा है कि नहीं, देख रहे हो, डीज, ठीक है। दोनों डी के बीच में खाली जगह दिख रहा है, खाली जगह दिख रहा है, ये बीच में खाली जगह भी है। अब सुनो, तो मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, और इसको क्या किया कि एक सोर्स से जोड़ दिया, बैटरी से, यानी कोई एनर्जी सोर्स है जो कि चार्ज को पलटे, यानी इसको बोलते क्या, ये जो है इसको बोलते ऑसिलेटर, क्या बोलते इसको। ये क्या करेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एस्टैब्लिश करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ना, ये वाला प्लस, बोलो ये वाला प्लस, दो मान लो ये एक बार ये वाला प्लस हुआ, ये वाला माइनस हुआ, तो ये प्लस और ये माइनस। तो इस रीजन में जो खाली जगह है ना, खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन है, इस रीजन में, डी वाला रीजन में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड है, बट खाली जगह जो देख रहे हो तुम उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड दो, एक बार ये प्लस है, ये वाला माइनस है, इधर से प्लस से माइनस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस रीजन में तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इधर प्लस हुआ इधर माइनस हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। माने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, वो इसलिए लिया ही गया है, इसको बोलते हैं ऑसिलेटर, एसी ऑसिलेटर। एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेट टाइम में ये क्या करेगा, उसके डायरेक्शन को बदलता रहेगा, एक बार इधर प्लस इधर माइनस, एक बार इधर प्लस इधर माइनस, फिर इधर प्लस इधर माइनस, फिर इधर प्लस इधर माइनस, माने समय अनुसार कुछ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में क्या होता रहेगा, उसका साइन क्या होता रहेगा, पोलैरिटी चेंज होती रहेगी। एसी का मतलब यही है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा। माने इस रीजन में अगर तुमको मैं बोलूँ कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात भी हो रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात भी हो रही है। अब इसका क्या मकसद है, अब बहुत ईजी समझ जाओगे। कोई चार्ज पार्टिकल सेंटर में रखा हुआ है, सेंटर दिख रहा हो, ये सेंटर देख रहे हो यहाँ पे, ये चार्ज, बच्चा सुनो, ये जो खाली जगह तुम देख पा रहे हो, खाली जगह बीच में, जो दोनों डी के बीच में खाली जगह है, उस खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, और मैग्नेटिक फील्ड तुमको इस रीजन में है, इस रीजन में, डी वाला रीजन में, समझा उसको। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, अब मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड चेंज करेगा और मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन चेंज करेगा, माने मैग्नेटिक फोर्स उसको नचाएगा ऐसे करके, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको स्पीड को बढ़ाएगा, समझो उसको। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इस रीजन में केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे कोई चार्ज पार्टिकल, मैंने इसका यहाँ सेंटर में मैंने क्या किया, कोई चार्ज पार्टिकल का सोर्स रख दिया, जैसे मान लो अल्फा पार्टिकल है, मान लो थोड़ा, ठीक है, तो एक मैंने चार्ज पार्टिकल का सोर्स रख दिया यहाँ पर, कोई भी चार्ज पार्टिकल, तो मान लो पॉजिटिव चार्ज रख दिया जिसको हम लोग एक्सीलरेट कराना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ पर रखोगे, रेस्ट में रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उधर, ओके। तो ये इस चार्ज पार्टिकल फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स लगेगा। अब ये जैसे फोर्स मिलेगा उसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड क्या होगी, पहले रेस्ट में था, अब स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बड़ी यहाँ तक बढ़ी, यहाँ पर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई। मान लो यहाँ पे स्पीड, मान लो थोड़े के लिए 10 स्पीड है, कितना। अब जैसे यहाँ पर से अंदर घुसेगी तो उसको केवल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ इस रीजन में है। अब यहाँ पर से जैसे हो गई 10 की स्पीड से, तो अब मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, उसको उसके डायरेक्शन को चेंज करेगा, स्पीड तो चेंज नहीं करेगा, तो सर्किल आधा सर्किल में घुमेगा, ऐसे घुमा, क्योंकि बाहर से आया है तो पूरा सर्किल कंप्लीट ना करेगा, तो ऐसे घुमा लो, यहाँ तक उसकी स्पीड चेंज नहीं होने, केवल डायरेक्शन चेंज होगा, केवल जैसे फोर्स लगा। ऐसा फोर्स ऊपर क्यों लगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्यों रहा है, इधर जा रहा है, फोर्स ऊपर लगा इसलिए इधर घूम गया, गौर किया। हाँ, ऐसा करते रहो बस, खाली ये एकदम सिंपल है, देखते रहो। उसका जैसे यहाँ पर आया उसकी स्पीड 10 थी, अब जैसे यहाँ पर आया अब मैग्नेटिक फील्ड खत्म, मैग्नेटिक फील्ड अब इस रीजन में आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर आएगा ना तो प्लस इधर रहेगा और माइनस, हाँ ऐसा इसलिए करे कि ये रिवर ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है, माने कि ये अल्टरनेट टाइम में अपने साइन को क्या करता रहेगा। अगर मान लो कि यहाँ पर प्लस रहे यहाँ माइनस रहेगा और ये वापस यहाँ पर आया तो 10 की स्पीड से फिर इसकी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ना हो गया प्लस माइनस ना, तो यहाँ से चार्ज पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तो स्पीड घटेगी, और घटते घटते जैसे रेस्ट में तो पहले था वैसे ही रेस्ट में आ जाएगा, नहीं समझे। तो क्या करते हैं कि ऐसा सेटअप करते हैं कि अगर जैसे यहाँ तक पहुँचा फिर ये प्लस हो जाता है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब फोर्स लगेगा इधर, फोर्स इधर लगेगा तो गारंटी फिर स्पीड क्या होगी, तो 10 12 18 14 16 18 20, यहाँ पर आया 20 हो गया स्पीड, उसकी स्पीड बढ़ गई 20 हो गई। और यहाँ तक स्पीड कि इस रीजन में क्यों स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। अब फिर ये से यहाँ पे 20 के स्पीड से आया, फिर उसकी स्पीड 20 20 20 20 20 20 20 20 20 यहाँ पर घुमा देगा इसको। क्यों घूम रहा है इससे, मैग्नेटिक फोर्स के कारण, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर काम करेगा, ओके समझ रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड अब वेलोसिटी इधर, फोर्स नीचे लग गया, हो गया। सर्किल बड़ा हो गया, सर्किल बड़ा क्यों हो गया, क्योंकि स्पीड भी बड़ा हो गया, 20 के इससे स्पीड से एंट्री मारा है, ओके। फिर 20 20 20 यहाँ पर, फिर 20 से यहाँ पर 30, फिर ये प्लस है माइनस, ठीक है। फिर ये 30 30 30 30 30 30, फिर ये 30 यहाँ पर 40 हो गया, फिर 40 से बड़ा रेडियस, स्पीड बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है। स्पीड बढ़ाने का काम किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और रेडियस बढ़ाने का काम किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का, माने कि उसके डायरेक्शन चेंज करने का काम है मैग्नेटिक फील्ड का। करते करते एक टाइम आएगा, करते करते इतना स्पीड उसकी हो जाएगी, इतनी स्पीड हो जाएगी, इतनी स्पीड हो जाएगी, स्पीड होते होते घूमते घूमते इतना स्पीड हो जाएगा कि सामने में कुछ रख दोगे, कोई एटम रख दो तो एटम को तोड़ देगा, ठीक है। अगर न्यूक्लियस रख दो न्यूक्लियस को तोड़ देगा,
ओके यानी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर दिया ना। एटम को तोड़ के देख सकते हो, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, माने कि न्यूक्लियर फिजिक्स को स्टडी करने में साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर है। यहाँ पर कंसेप्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड को बढ़ा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। बस यही है कि देखो ऑसिलेटर जैसे ही देखो ये सुनो, जैसे ही एक चक्कर लगाया ऐसा करके, जैसे यहाँ से आया आधा चक्कर में ना यहाँ पे आया, उसकी पोलैरिटी चेंज होना चाहिए। अगर पोलैरिटी चेंज नहीं यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए। अगर ये फ्रीक्वेंसी मैच नहीं किया तो फिर यहाँ पर स्पीड घटने के बाद बढ़ने के बजाय घट जाए तो मामला करवा जाएगा। हमको तो स्पीड बढ़ाना मकसद है ना, तो इसलिए ये ऑसिलेटर जो डिवाइस लगाया गया इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी जो सर्किल में घूम रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए, यानी कि इसको बोलते हैं रेजोनेंस होना चाहिए। दोनों में आपस में क्या होना चाहिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तब क्या, तब जाकर के कहानी बनेगा। तब अब कहानी को पढ़ लो, पूरी बात पढ़ दो। साइक्लोट्रॉन है क्या, तो ये एक डिवाइस है, युक्ति है, which is used to accelerate heavy charge particle like proton, alpha particle etc. to high speed. हाई स्पीड तक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने के लिए साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है। तो साइक्लोट्रॉन वो युक्ति है जिसके कारण किसी भारी आवेश को बोलो तो हाई स्पीड तक, उच्च गति तक त्वरित किया जाता है, स्पीड हाई एक्सेलरेशन दिया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग का चार्ज पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल को इससे तुम एक्सेलरेट नहीं करा पाओगे। ठीक है, याद है, जैसे वन डी ग्राफ जनरेटर में भी बात था। ठीक है, चलो एक बात यार ना, जैसे वहाँ पे क्या था, वन डी ग्राफ जनरेटर में तुम सब पार्टिकल को, जितने भी चार्ज पार्टिकल सबको एक्सेलरेट करवा सकते हो, बट यहाँ पर चार्ज पार्टिकल को ही एक्सेलरेट कराते हैं, बट एक कुछ चार्ज पार्टिकल ऐसा है जिसको एक्सेलरेट नहीं करा सकते हैं। इसलिए डेफिनेशन में तो लिखा हुआ है हेवी चार्ज पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन को इससे एक्सेलरेट नहीं करा सकते हैं। साइक्लोट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को बोलो एक्सेलरेट नहीं कर सकते, जबकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मास बहुत कम होती है। मास इतनी कम होती है कि इसके कारण जो बोला ना कि जो रेजोनेंस बन जाता है कंडीशन कि दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, तब ना जाकर वो स्पीड उसी लगातार बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा नहीं हो पाता है, सिंक्रोनी नहीं हो पाता है। ठीक है, सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता। तो ये बताओ साइक्लोट्रॉन क्या है, तो बोलो डिवाइस है जिसके कारण किसी हैवी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट हाई स्पीड तक एक्सेलरेट करा सकते हैं। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर है। प्रिंसिपल क्या है, किस फंडा पे काम करता है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर इन क्रॉस फील्ड, मैंने जब भी चार्ज पार्टिकल क्रॉस फील्ड को परपेंडिकुलरली क्रॉस करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों एक दूसरे में चली परपेंडिकुलर था, ये लिया ही गया। तो व्हेन चार्ज पार्टिकल क्रॉसेस क्रॉस फील्ड्स, मैंने वो क्रॉस फील्ड को क्रॉस करा। क्रॉस फील्ड किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर। ओके, तब क्या लिखा हुआ है, देन इट्स स्पीड इंक्रीजेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पीड कौन बढ़ाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन रखता है, मैग्नेटिक फील्ड। बस यही है प्रिंसिपल सिद्धांत, कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंका जाता है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसकी स्पीड बढ़ती है और मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसका डायरेक्शन बदलती है, यानी बढ़ती है, चेंज डायरेक्शन मानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करता है। ओके, यही है इसका प्रिंसिपल सिद्धांत। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण स्पीड बढ़ता है और मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो सर्कुलर मोशन करता है। ठीक है, यही सिद्धांत है। आगे सुनो, आप कंस्ट्रक्शन सुनो, इसका रचना, बनावट, परिभाषा, सिद्धांत और बनावट, कंस्ट्रक्शन, रचना क्या है सर, इसके इट कंसिस्ट, इसमें होता है क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, एक चुंबक होता है, बोले था नॉर्थ से साउथ। डायग्राम जो बनाया है, डायग्राम देखो, बाहर की ओर नॉर्थ है, अंदर की ओर साउथ है। ठीक है बेटा, आ जाओ। और इसकी मैग्नेटिक, सुनो, जो नॉर्थ जो तुम्हारा चुंबक है, मैग्नेट है, वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लगभग 1.2 टेस्ला की होती है। एग्जाम में न भी लिखो तो चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टू हॉलो कॉपर डीज, दो तो हॉलो कॉपर डीज होता है, हॉलो कॉपर होता है, कॉपर डीज, कॉपर का डीज होता है, D1 एंड D2, प्लेस्ड विद अ स्मॉल गैप, उसको कुछ गैप पे रखा जाता है। ठीक है, चलो दोनों बात समझ गया, दोनों बात समझ में आ गया। चुंबक हो गया, कॉपर डीज हो गई, एन ऑसिलेटर ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड वेरी हाई वोल्टेज, माने एक ऑसिलेटर होता है जिसको AC ऑसिलेटर कहते हैं। ओके, उसकी फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटली क्या होती रहती है, बदलती रहती है। अ सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, चौथा, अरे चार्ज पार्टिकल को अगर एक्सेलरेट करना तो एक सोर्स तो लेना पड़ेगा ना, यहाँ पे तो कोई चार्ज पार्टिकल का सोर्स लेना पड़ेगा, जैसे अल्फा पार्टिकल है उसको ले लेंगे। ठीक है, प्रोटॉन है ले लेंगे, तो एक सोर्स चार्ज पार्टिकल का लेना पड़ेगा जिसको सेंटर पे रखा जाएगा, डीज के सेंटर पे। और पूरी कहानी जो हमने बाकी ये इसमें वर्किंग में लिखना पड़ेगा। वर्किंग ये है, वर्किंग में क्या, सुनो पढ़ो। लेट अस कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर O व्हेन D1, बोलो D1, माने D1 इधर वाला है और इधर वाला D1 है, बोलो इधर वाला D1 है, तो ये D1 जो है प्लस है और ये माइनस। जब D1 हायर पोटेंशियल है और D2 जो है वो लोअर पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा D1 से D2 की ओर, तो चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी। तो लिखा हुआ है D1 is at positive potential and D2 is at negative potential, then charge plus Q accelerate towards D2 और D2 की ओर जाएगा। ओके, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण जाएगा, इन द गैप, गैप में ना,
गैप ऑफ D1 एंड D2 एंड इट्स इंटर्स इन D2, तब वो D2 में इंटर कर जाएगा, ओके, इन D2 रीजन एंड इट्स मेक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन D2 मैग्नेटिक फील्ड. दिस प्रोसेस गोज कंटिन्यू इन द सेम मैनर. इसी तरह ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा. आगे सुनो. वेन साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी यानी जो ये चार्ज पार्टिकल घूम रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू अप्लाइड फ्रीक्वेंसी. ये है अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, दोनों आपस में इक्वल होता है. इस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन. और रेजोनेंस कंडीशन होगा तभी जाकर ये स्पीड इसकी लगातार क्या होती रहेगी, बढ़ती जाएगी. माने ये इसकी फ्रीक्वेंसी जैसे यहाँ ये पहुंचा, मान लो ये सुनो इसको जाने में यहाँ से तक 1 सेकंड लगा, 1 सेकंड के अंदर ही इसकी पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, बदलनी चाहिए. माने जो फ्रीक्वेंसी इसकी होनी चाहिए वही फ्रीक्वेंसी चार्ज पार्टिकल की होनी चाहिए. माने चार्ज पार्टिकल की यानी कि साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी आपस में सेम होना चाहिए. अगर सेम नहीं रहेगा तो सिंक्रोनी नहीं होगा, सिंक्रोनी नहीं होगा तो फिर ये मैच नहीं करेगा, तो फिर स्पीड घट जाएगा, स्पीड बढ़ ही नहीं पाएगा. सिंक्रोनी समझते हो ना, सिंक्रोनाइज होना. जैसे ना कि डांस होता है, 10 लोग साथ डांस करते हैं तो सबका मूव एक ही चलता है. अगर ये हाथ पैर उठाए तो वही पैर उठाएगा, वही पैर उठाएगा, सब एक साथ, तो सिंक्रोनाइज बोलते हैं उसको, सिंक्रोनाइज हो गया. उसको बोलते कहते ग्रेट सिंक्रोनी है, तो बोलते अच्छा डांसर सब है, एक साथ कर रहा है सब, है ना, फिल्मों में दिखाता है भैया. तो यहाँ पर सिंक्रोनाइज होना चाहिए, साथ साथ तालमेल बैठना चाहिए, तालमेल इसको बोलते तालमेल. ठीक है, हाँ. आर यू बुझिंग नॉट? अरे बुझिंग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. तब मैंने बोला कि अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और जो भी फ्रीक्वेंसी कॉमन वैल्यू जो आएगी उसको बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. हाँ, दिस द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. अप्लाइड फ्रीक्वेंसी बराबर साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, उसी को बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. ओके गाइस, बुझाई ना दिया कि नहीं दिया? टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन रेडिएशन एंड वेलोसिटी. अच्छा एक बात बताओ, ये तो बात हम लोग पढ़ के आए हैं कि अगर मान लो यहां से यहां तक 1 सेकंड लगा, बुझ रहे हो? यहां से यहां तक जाने में भी कितना लगे, 21 सेकंड. बोले थे बड़ी सर्किल में रेडियस बढ़ने से टाइम पीरियड को फर्क, टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है. स्पीड डबल होगा, रेडियस डबल हो जाएगा, लेकिन टाइम पीरियड को फर्क बुझे कि ना बुझे? वही लिखा हुआ यहाँ पे, ये बात पढ़ो कि टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस एंड वेलोसिटी. अब मान लो कि तुम बताओ, जैसे इसकी स्पीड बढ़ी यहाँ पे, यहाँ स्पीड यहाँ बड़ी स्पीड मार के फुलाते, यहाँ स्पीड कैसे बढ़ेगी? स्पीड केवल डायरेक्शन चेंज होगा, स्पीड यहाँ नहीं बढ़ेगी, स्पीड यहाँ बढ़े, यहाँ बढ़ेगी इस रीजन में. अब मान लो ये 20 हो गई थी, बोले थे ना 20 यहाँ 20 है, यहाँ 20 यहाँ तक है, 30 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 40 हो गया, 40 स्पीड हो गया यहाँ पर, फिर 40 से यहाँ 50 हो गया, यहाँ 60 हुआ. लास्ट में जब वो निकलेगा मैक्सिमम वेलोसिटी पे निकलेगा, मैक्सिमम माने लास्ट में जब वो निकलेगा और जाके टारगेट को हिट करेगा अंदर में, तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी आएगा. यस, हाँ दम यानी वेलोसिटी ज़्यादा यानी स्पीड ज़्यादा यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा. तो जो जब टारगेट को वो हिट करेगा तो टारगेट से पहले उसका स्पीड मैक्सिमम रहेगा, स्पीड मैक्सिमम यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम. तो उसको कैलकुलेट करते हैं. तो भी को मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम स्पीड, और आर को बोल रहा हूँ कि सुनो जिस रेडियस पे जो सबसे बड़ा रेडियस है ना, ये ना है सबसे बड़ा, इसी सर्किल का रेडियस होगा. तो जब उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी तो उस टाइम पे जो रेडियस होगा वो मैक्सिमम रेडियस होगा, सबसे बड़ा रेडियस होगा, है ना. और ये बुझिएगा ना. तो रेडियस ऑफ डीज माने ये बताओ, ये रेडियस सबसे बड़ा रेडियस कौन होगा? सबसे बड़ा रेडियस डी के बराबर ही होगा. तब तो लास्ट बड़ा जो होगा वो बिल्कुल रेडियस के टच करते हुए निकलेगा. ऐसा क्या मैंने दिखाया नहीं है ऐसे, बिल्कुल. तो रेडियस के डिस्क के बराबर, डिस्क के रेडियस के बराबर हो जाएगा. ठीक है. तो जब मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहे हो तो बिल्कुल बड़का सर्किल घुमाते घुमाते बड़का सर्किल किसके रेडियस के बराबर होगा? डिस्क के रेडियस के बराबर होगा. वही बताना चाहता हूँ मैं तुमको. ठीक है. तो डिस्क का रेडियस है और मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर क्या कि जानते हो? सर्किल में घूमने के लिए कौन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा? मैग्नेटिक फोर्स. तो बोले क्यू बी साइन 90 एम बी स्क्वायर बाई आर, यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे एम बी बाई क्यू बी, ऑलरेडी निकाल चुके थे भाई, निकाल दिया. ओके. एम मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, वी इज द मैक्सिमम वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल है, बी मैग्नेटिक फील्ड. और टाइम पीरियड निकाल दो 2 पाई आर बाई वी, ये भी से भी खलास. अरे टाइम पीरियड जो निकाले थे इस यहाँ से 2 पाई आर वी हो, भी का वैल्यू उठाकर कहाँ गया? आर की वैल्यू उठाकर यहाँ से रख देंगे एम बी बाई क्यू बी. अब बताओ भी से भी, मैंने बताया था टाइम पीरियड जो होता है वो बोलो स्पीड पर और रेडियस पर डिपेंड नहीं करता. आइए हो गया तुमको साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्यू बी बाय 2 पाई एम. समझाया? अब ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया टाइम पीरियड का. और बोलेगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का, तो हाफ एम बी स्क्वायर. अब भी का वैल्यू ऑलरेडी तुम निकाल चुके हो. कहाँ गया भी का वैल्यू? वी की वैल्यू कहाँ से निकालो? यहाँ से निकालते भी का वैल्यू, यहाँ से भी का वैल्यू क्यू आर बी बाई एम, तो मैंने क्यू आर बी बाई एम रख दिया था. एम स्क्वायर होगा, क्यू आर बी दो यार, हाफ एम बी स्क्वायर है ना ऐसे. तो भी की जगह दोगे क्यू आर बी बाई एम, यहाँ से भी को अगला करोगे तो क्यू आर बी बाई एम करोगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा
आर स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा, एक एम से एक एम का हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। हो गया। अब साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस हैं, क्या है, सीमाएं हैं कि साइक्लोट्रॉन से तुम क्या कर सकते हो, न्यूट्रॉन को तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल को यानी जिसमें चार्ज नहीं है, ओके, क्योंकि चार्ज पार्टिकल एक्सेलेटर है, साइक्लोट्रॉन भी और वर्निंग ग्राफ जनरेट भी, तो न्यूट्रॉन को इससे एक्सेलेट नहीं कर सकते हैं, ये कमी है। इवन इसको एक्सेलरेट से इलेक्ट्रॉन को भी इससे एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो फिर सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता है, सिंक्रोनाइज प्रॉब्लम होता है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका यूज सुनो, साइक्लोट्रॉन का क्या यूज है, इट इज यूज इन न्यूक्लियर फिजिक्स, पहले बोल दिए बॉडी ग्राफ जनरेटर का भी इस्तेमाल न्यूक्लियर फिजिक्स में किया जाता है, इसमें भी न्यूक्लियर वगैरह को तोड़ने में, ठीक है। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव एसिड फॉर ट्रीटमेंट, कुछ बीमारी होती है उस बीमारी के इलाज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज इन एटॉमिक रिएक्टर जो हम लोग सेकंड वॉल्यूम में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो सकता है एग्जाम में साइक्लोट्रॉन का यूज पूछा था, अलग से शॉर्ट टाइप में तुमको बना लोगे। अब एग्जाम में कैसे लिखोगे, हो गया खत्म ये टॉपिक। साइक्लोट्रॉन का लॉन्ग टाइप का है मिस्टर, साइक्लोट्रॉन क्या है लिख दोगे, साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल, साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन, साइक्लोट्रॉन का वर्किंग बहुत इजी लिखा हुआ है, डायग्राम बहुत अच्छा से बनाओगे, सुंदर डायग्राम, ये बता ही दिया, ऐसा बता दिया, पूरा लिखना यहाँ तक, अगर साइक्लोट्रॉन लॉन्ग टाइम में दे दिया तो यहाँ तक लिखोगे पूरा डेरिवेशन सब, ठीक है। बाकी साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशन अलग से आ सकती है और यूज़ अलग है, अगर आ गया उसमें तो यूज़ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो होपफुली मैंने क्या किया है, आप लोग को फोर्स का जो पार्ट था, फोर्स का पार्ट क्या कर दिया है, खत्म कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे, ठीक है। फोर्स की बात तो हमेशा कुछ ना कुछ होती रहती है, लेकिन मेन जो पार्ट था वो खत्म कर दिया, ठीक है। ओके गाइज, तो आज आप लोग को लिखना कहाँ से है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा नहीं है, जितना फास्ट हाथ चला सकें आप लोग चलाइए, यस दैट्स ऑल।